मांझा बोलो कौन सा वापर लेगा पतंग तो पांग वापरेंगे बोलो ना वो बोलेंगे आप बोलो जल्दी आगे जाओ वो बस में यार वो चालू कर लो टाइम का बहुत यार पूरा लाइव चालू कर दिया यार ये सब गाना चालू हो ये मतीन आ जाओ बस कर ये बस बस ये मजलिस की मोहब्बत है, ये आवाम की मोहब्बत है हमारे सदर जनाब इंडिया जलील साहब से। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सत्कार समारोह बस दीजिए साहब को बात करने में दिलों में जाना है साहब को प्लीज। अरे वो मामा चलो बस ये बाजू वाजिद ए वाजिद चालू करो आवाज में क्या है फिर तो चालू करो पास ना नहीं कर दो नहीं बोलो ऑर्डर नका बरं का जावा घोषणा देतो घोषणा आपण त्याला बोलून द्या मग घोषणा देणार मी नाही थोडी म्हणणार आ जाओ भैया इधर आ जाओ चलो आ जाओ ये बाजू हटो बस तुम बस जागीर बस चलो यार दौलताबाद सर्कल के हमारे उम्मीदवार मेरे छोटे भाई मती सैयद मती और प्रतिभा कृष्ण साबड़े, इनके लिए मैं आप लोगों के बीच में दरखास्त करने के लिए आया हूँ, आप लोगों से इल्तिजा करने के लिए आया हूँ कि हमारा एक नौजवान साथी सैयद मतीन आपका अपना बेटा है, आपका अपना भाई है, आपका अपना दोस्त है, हमारी ये बहन जो आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के पतंग की निशानी के ऊपर खड़े हुए हैं, उन सब के लिए मैं आप लोगों से दरखास्त करने के लिए आया हूँ। मुझे खुशी होती है जब नौजवान बच्चे सियासत के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज खंडाला गांव गया था, जहां पर 21 साल का एक लड़का है, पढ़ा लिखा है, नबी पटेल जो कई साल भाजपा में रहे, लेकिन उनको एहसास हुआ कि अगर हमारी अपनी कोई जमात है, अगर हमारे लिए कोई आवाज उठाता है, बोलता है, लड़ता है, झगड़ता है, तो यकीनन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वो जमात है। साथ ही साथ सैयद मतीन जैसे नौजवान जिनको मैं अपने खासदार के 5 साल के उस दौर में मैंने देखा था कि किस तरीके से मतीन आकर मुझसे लड़ता था कि हम दौलताबाद वालों ने आपके लिए बहुत काम किए हैं और आप दौलताबाद के लिए फंड दीजिए, काम करवाइए। तो मेरे हिसाब से थोड़ा गलत बोला है, 1 करोड़ से ज्यादा दिया था मैंने। लेकिन इस बात से ये आपको तसल्ली होनी चाहिए, एक इंसान आपके बीच का, आपके सामने पला बड़ा हुआ, आज वो इस मुकाम के ऊपर पहुंचा है। और जब तक हम अपने नौजवानों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आने वाला मुस्तकबिल कैसा रहेगा। आज यकीनन हम जिला परिषद पंचायत समिति की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सियासत के अंदर आपको कदम कदम के ऊपर जाना पड़ता है। आज जिस जमात के बारे में कहा जाता था कि हैदराबाद की एक जमात है
MIM पार्टी मतलब एक ही जात, एक ही धर्म और एक ही मजहब के बारे में बात करने वाली जमात है। ये सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से बात करती है, मुसलमानों के लिए ही बोलती है, मुसलमानों के लिए ही लड़ती है। लेकिन आज जब मैं अपने बाजू मेरे भाई कृष्णा सावड़े को देखता हूं तो बताइए कौन ये कहता है कि मजलिस फिरका परस्त जमात है? बताइए, आज जब मैं जिला परिषद के इलेक्शन के अंदर एक मराठा समाज के भाई को जिला परिषद का टिकट देता हूं और इंशाअल्लाह आपको यकीन दिलाता हूं कि उसको जिताकर भी लेकर आएगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हमने कभी सियासत के लिए जात, धर्म और मजहब का इस्तेमाल नहीं किया है और यही वजह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आज महाराष्ट्र भर में जो मजलिस मजबूत हो रही है, स्टेज के ऊपर जब मैं ये नौजवान लड़कों को देख रहा हूं मेरे पीछे 33 उम्मीदवार जो मजलिस के टिकट के ऊपर जीत कर आए, हमारे हाजी शेरू साहब जो हमारे सबसे सीनियर मेंबर है, जो बीच की कुर्सी थी वो मुझे बिठाने के लिए वो कुर्सी रखी गई थी, लेकिन हम बुजुर्गों का एहतराम करते हैं। उस कुर्सी के ऊपर अगर कोई बैठेगा तो हमारा बुजुर्ग ही बैठेगा, हाजी शेरू साहब। हम मजलिस के अदना से छोटे से सिपाही है। आज स्टेज के ऊपर जब मैं ये नौजवानों को देखता हूं, मुदस्सिर अंसारी हो, मिराज पठान साहब हो, मनोज राहुल हो, हमारे मोहसिन खान साहब हो, मिलिंद शेजवर साहब भी हमारे से इलेक्शन लड़े थे। मिलिंद भाई थोड़ा पहले अगर आ गए होते थे, थोड़ा पहले आ जाना था, निकल गई होती आपकी भी बात। तो लोग कहते थे MIM की तो अब 8 सीटें भी आना मुश्किल है, 10 सीटें बड़ी मुश्किल से आ जाएगी। मेरे घर के सामने खड़े रह के मीडिया वाले ये खबर देते थे कि इम्तियाज जलील का विरोध हो रहा है, मजलिस खत्म हो चुकी है। अरे इम्तियाज जलील ने 1 साल के अंदर 2 हार देखी है, 2 शिकस्त इम्तियाज जलील ने देखा है। एक MP का इलेक्शन आया तो उस इलेक्शन के अंदर हमारी हार हुई। उसके बाद जब MLA का इलेक्शन आया तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ शिंदे की शिवसेना और अजीत दादा की NCP एक तरफ थे और हम अकेले लड़ाई लड़ रहे थे। 92,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं और अकेले हम लड़कर 90,000 वोट तक हम पहुंचते हैं। महज चंद 100 वोटों से हमारी शिकस्त होती है। जब MP का इलेक्शन हारे तो लोगों ने कहा कि अब मजलिस खत्म हो गई है, MIM पूरी तरीके से खत्म हो गई है। फिर MLA का इलेक्शन आया, जब दोबारा शिकस्त का सामना करना पड़ा तो लोगों ने कहा कि अब MIM तो पूरी तरीके से खत्म हो गई है, अब यहां पे MIM महाराष्ट्र के अंदर अब नहीं चल पाएगी। MP भी हार गए, MLA भी हार गए, लेकिन हमने इलेक्शन हारा था, हमने हिम्मत नहीं हारी थी। हमने जोश, जज्बा हमने हमारा कभी भी कम नहीं होने दिया। और जब बिहार का इलेक्शन आया तो सारी सियासी पार्टियां कहती थी कि इनका एक MLA आना मुश्किल रहेगा, एक MLA भी इनका नहीं आ सकता है बिहार के अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की बदौलत हमने 5 MLAs बिहार के अंदर जिताकर लेकर आए। नगर परिषद का इलेक्शन आया, लोग कहने लगे कि छोटे छोटे शहरों के अंदर मजलिस कहां है मेरे भाई। 83 सीटें हमने नगर परिषद के अंदर भी लेकर आए, एक नगर अध्यक्ष को भी बिठाया। और जब महानगर पालिका का इलेक्शन आया तो कहते थे कि खत्म, औरंगाबाद से तो खत्म। रोज देख रहे थे ना टीवी पे, पूरे के पूरे तिलक गए थे मेरे ऊपर। इसको क्यों दिए, इसको देना था, उसको देना था करके।
पार्टी ने जो फैसला ले लिया था, हमने जो फैसला लिया सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर लिया था हमने कि मजलिस के अंदर चेहरे मायने नहीं रखते हैं, लोग वोट देते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देते हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देते हैं। आज हम हैं इस जगह के ऊपर, हमारी जगह पे कल कोई दूसरा आएगा, लेकिन मजलिस जिंदा रहेगी, मजलिस कायम रहेगी मेरे भाई। नाराजगियां हो सकती है। आज 125 सीटें महाराष्ट्र के अंदर लेकर आए, कोई मामूली बात नहीं है। लोग कहते थे कि ये मजलिस महाराष्ट्र के अंदर कहां जाएगी। आज मुंबई जैसे शहर के अंदर 8 कॉर्पोरेटर्स लेकर आना, 8 कॉर्पोरेटर्स जब हमारे आए तो शरद पवार साहब के एनसीपी हमसे पीछे है। दादा जिसका देहांत हुआ, हम उनके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी एनसीपी भी हमसे पीछे, और राज साहेब ठाकरे वो तो कहीं हमारे मुकाबले में भी नहीं। कैसे 125 सीटें जीत कर लेकर आए तो सारों को तकलीफ इस बात की सताने लगी कि यह पता वो कैसे रही है। मुंब्रा में 5 लेकर आए, उसमें एक छोटी सी बच्ची भी आ गई, और वो बच्ची जीत के आती बोलने लगी कैसा। तो वहां पर एक भाजपा का एक मंत्री पहुंच गया। जब वो बच्ची ने कहा कि हम 5 सालों के अंदर हम मुंब्रा को हरा कर देंगे, मतलब ये नहीं है कि मुंब्रा में हम किसी जात, धर्म और मजहब के बारे में बात कर रहे। अगर हमारा झंडा पीला होता तो बच्ची शायद ये कहती कि हम मुंब्रा को पूरा पीला कर देंगे, गुलाबी कर देंगे, लाल कर देंगे, जो भी रंग। हमारा झंडे का रंग हरा, तो बच्ची ने कहती कि हम हरा कर देंगे। तो उसको रोकने के लिए तोतला पहुंच गया वहां पे, और उसने समझा ये बच्ची अकेली है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो सीधा पुलिस स्टेशन चले गया और ये मांग करने लगा कि उस बच्ची को अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो। अब पुलिस भी सोची कि तोतला सत्ताधारी पक्ष का है, 6-8 पुलिस वाले लेके घूमता है अतराफ में। अम्मा कभी सुने हैं उसके मुंह से तुम्हारे तो भत्ते पिते कहां से वो जब आने वाला रहता पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं कि उन्हें बोलता क्या और उनको समझ में आता क्या। तो उसने समझा कि इस बच्ची के आगे पीछे तो कोई है नहीं। एक दिन रात में पुलिस का फोन आता है उस बच्ची को, और ये कहते हैं क्या नाम है बोलते का, सुमैया जी आने वाले हैं, तो आप माफीनामा लिख दो, नहीं तो आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इस कानून के तहत अरेस्ट करना पड़ेगा? कोई कानून नहीं, कोई कानून नहीं। हुकूमत हमारी है, पुलिस हमारी है, प्रशासन हमारा है, तो गुंडागर्दी भी हमारी ही रहेगी। कहे कि आप अगर माफीनामा नहीं लिखेंगे तो कल सुमैया जी आ रहे हैं, उनके आने से पहले अगर नहीं मिला तो हमें मजबूरन आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। यह खबर जैसे ही मुझे पता चली तो मैंने कहा कि थोड़ा सा रुक जाओ, तुम्हारा बाप आ रहा है। तो हम वहां पर गए, लेकिन बच्ची को चूंकि उसके घर वाले पुलिस का दबाव, तो उन्होंने कुछ लिख कर दे दिया, लेकिन हम भी कहां खामोश बैठने वाले थे। झुकना तो किसी के बाप ने हमको सिखाया नहीं है साहब, डरना हमको किसी के बाप ने सिखाया नहीं है। तो हमने उस बच्ची को बाजू बिठाए, मीडिया वाले ने पूछा ये बच्ची ने ऐसा बोली थी, आपका क्या कहना है? मैं बोला बच्ची जो भी बोली थी हम उसके साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बोली थी जो भी।
बच्ची ने बोली थी। और मैं बोला तुम? बच्ची ने ये बोली थी कि वो मुंब्रा को हरा करेंगे। मैं ये बोलकर जा रहा हूं कि इंशाल्लाह मैं पूरे महाराष्ट्र को हरा करूंगा। और फिर मैंने उनकी मौजूदगी में बोला, ए तोतले, चल मेरा क्या तेरा कर सकता है। मेरे भाई, आज ये लड़ाई एक तरफ फिरका परस्त है और एक तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हमने कभी जात, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर राजनीति नहीं की है। हमने ना कभी बड़े बड़े महापुरुषों के नाम का इस्तेमाल करके हमने अपनी घटिया राजनीति नहीं करी है मेरे भाई। वरना आज जो 33 उम्मीदवार मेरे चुनकर आए हैं उसमें वो काका साहेब काकड़े भी है, मेरा एक दलित भाई जो पिछले 10 सालों से मजलिस के साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़ा हुआ है। वो विजयश्री जाधव नाम की हमारी वो बहन भी है जिसके घर में आज तक कभी राजनीति के अंदर किसी ने किस्मत नहीं आजमाई थी। उसका शौहर एक हॉस्पिटल के अंदर लैब टेक्नीशियन का काम करता है। जिस दिन फॉर्म भरने का दिन था, हम उसके घर पर गए और हमने उस ताई को कहा कि आप मजलिस का टिकट लीजिए, आप खड़े रहिएगा। उनके पास कोई ऐसा तजुर्बा नहीं, पैसा नहीं उनके पास। 2500 रुपये जो चालान भरने का था, वो चालान भरने के लिए भी हमने अपने लोगों से कहा कि जाओ और इस हमारी बहन का चालान भर के आखिरी दिन फॉर्म भरने का, और हमने फॉर्म भरवाया। 10 दिन के बाद विजयश्री जाधव नाम की हमारी वो बहन घर पर आती है तो कॉर्पोरेटर बनकर आती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अशोक हिब्रारे जिस महानगर पालिका के अंदर, ऐका साहेब, जिस महानगर पालिका के अंदर सफाई कामगार था, एक सफाई कामगार की हैसियत से वो नौकरी करते थे। औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर 28 साल सफाई कामगार बोल के अशोक हिब्रारे काम करते थे। मजलिस के साथ इलेक्शन से महज 8 दिन पहले जुड़े और आज अल्हम्दुलिल्लाह यही अशोक हिब्रारे जिस महानगर पालिका के अंदर झाड़ू उठाकर साफ सफाई करने का काम करता था, उस अशोक हिब्रारे को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसी इदारे के अंदर कॉर्पोरेटर बनकर भिजाया है। और फिर हम पर इल्जाम नहीं, हम फिरका परस्त है, हम जातिवादी है। आज इनका मुकाबला किसके साथ है? भाजपा के साथ है मेरे भाई। मुझे पता चला है आज इस मुल्क के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर हराम की दौलत अगर किसी के पास है, बेईमानी की और हराम की दौलत अगर किसी के पास है, तो इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पास है। इलेक्शन पे इलेक्शन कैसे जीत रहे, पूछो इनसे, पूछो मतीन से। कल एक रैली क्या निकली, एक एक के घर पे जा जाकर 2-2 हजार रुपये 1000 रुपये बांटे गए कि इनके साथ नहीं जाना, इनके साथ नहीं जाना। अरे 1000 2-2 हजार रुपये में तो अच्छी ब्रीड के कुत्ते भी नहीं मिलते हैं। और तुम पैसों के बल के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन जीतेंगे। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, 7 तारीख के दिन इलेक्शन होने वाला है। इनका क्या नंबर है, क्या नाम है, इनका क्या नाम है, क्या नंबर है ईवीएम मशीन के ऊपर किसी को नहीं। जाना, ईवीएम पे नजर दौड़ाना, पतंग दिखा, इतना सिर्फ पतंग के ऊपर मोहर लगाना उसमें। बाकी अगर एक बात अच्छी तरह से समझ ले,
मैं खास तौर से मुसलमान और दलित भाइयों से यह कहना चाह रहा हूं, अगर तुम्हारा एक वोट भी अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी उम्मीदवार के पास गया तो ये समझ लेना तुम कि तुम संविधान विरोधी है, तुम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले नहीं है, क्योंकि इसी भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐलान किया है कि हम इस मुल्क के अंदर बाबा साहब के संविधान को हम बदल कर रखेंगे करके। लेकिन उन्हें क्या मालूम है, उन्हें क्या मालूम है कि हमारे ये दलित भाई के पीछे ये नीले के साथ हरा रंग के पीछे खड़ा है। हरा रंग, नीला रंग, भगवा, पीला, जब ये सब एक साथ मिलाकर आते हैं तो बहुत खूबसूरत सा मुल्क बनता है मेरे भाई, और उस मुल्क का नाम है मेरा भारत देश है। भारत माता की। हर सभा में आ रहे ऐसे मेरा सिर्फ आप लोगों से यही इल्तिजा है कि नतीम भाई और हमारी बहन इन लोगों को आप लोगों को दिलाकर लेकर आना है। यकीन मानिएगा इलेक्शन के वक्त पैसे का इस्तेमाल होता है और भारतीय जनता पार्टी बेहिसाब पैसा इस्तेमाल करती है। आएंगे आपके पास भी आएंगे 1000 रुपये 2000 रुपये लेकर, लेकिन आपके जमीर को टटोलना है आपको। मुसलमानों में तुमसे एक बात कहना चाह रहा हूं, अगर इन पैसों से अपने वोट को बेच रहे हैं तो सोच लो कि आज तुम कहीं ना कहीं उन मस्जिदों को शहीद करने का काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी आज अपने हुकूमत की बल के ऊपर ये सब हरकतें कर रही है। आज हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे दरगाहों को, हमारे खानखाहों को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, रोंगटे आ जाएंगे आपको। यक्कल कुआं का एक मदरसा है जहां पर लाखों की तादाद के अंदर उलमाए किराम तैयार हुए हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी उस गुलाम मोहम्मद बस्तानवी साहब के मदरसे को निशाना बनाना चाहती है। वो मदरसे को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। आप 1000 रुपये में 2000 रुपये में अपना ईमान मत बेचो मेरे भाई। यकीन मानिएगा कि आज गरीबों के घर को जब बुलडोजर से गिराया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत के दौरान, तो आप उस षड्यंत्र का भी शिकार होने वाले हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करने के लिए आया हूं कि अपनी आज वजूद की लड़ाई है, अपनी पहचान की लड़ाई है मेरे भाई। आज हमारी बच्चियों से ये कहा जाता है कि तुम हिजाब पहन के कॉलेज नहीं जा सकती। आज हमको बार बार रोका जाता है, टोका जाता है। ये जीत कर आएंगे तो एक जिला परिषद की सीट मिलेगी, एक पंचायत समिति की सीट मिलेगी, लेकिन उनकी सीट की वजह से ताकत अगर किसी को मिलेगी तो हमें मिलेगी। वो ताकत मिलेगी मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि आज हमने जाति, धर्म और मजहब सभी को दरकिनार करिए। पहली मर्तबा ये मौका आया है, इतने सालों तक आपको कभी ये मौका नहीं मिला था कि अपनी जमात को वोट देने का। आज पहली मर्तबा ये मौका आया है कि मजलिस आज मैदान के अंदर उतरी है। आप लोगों को ये सुनहरा मौका मिला है कि 7 तारीख के दिन आप लोग पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाइएगा और इंशाअल्लाह 9 तारीख के दिन हम सब मिलकर जश्न मनाएंगे। मैंने हमारा दोस्त पवन ने मुझसे कहा था कि साहब आप मतीन भाई को टिकट दीजिए, आप कृष्णा सावरे साहब को, उनकी पत्नी को टिकट दीजिएगा, हम सब मिलकर लड़ेंगे। आज वक्त आया है मेरे भाई। मैं तमाम जाति, धर्म और मजहब के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हमने कभी भी जात और धर्म के नाम के ऊपर ना इलेक्शन लड़े हैं और ना हम लड़ेंगे, लेकिन एक मर्तबा आप हमें आजमा कर दीजिएगा। उसमें जो काम, जो वादे हम कर रहे हैं, मतीन भाई जो वादे आपसे कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उसको पूरा करने के लिए हम पूरा खंभीर तरीके से उनके पीछे खड़े रहेंगे। बस आप लोगों से यही इल्तिजा है कि 7 तारीख के दिन जाना, ईवीएम के ऊपर पतंग देखना और उसके बाद
बताओ कैसा उड़ाते हैं, पतंग कैसा उड़ाते हैं, बताओ क्या करें, घुमा दो। अम्मा आप भी बता दो कैसा होता है। देखिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इनका कहना है कि मैंने एक शेर मारा करके, तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि जब मुमरा को जब मैं गया था तो उन्होंने मुझसे ये उम्मीद की थी कि मैं खामोश बैठ जाऊंगा करके, तो मैंने उनको एक बात कही थी कि तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो ये लहजा बदल नहीं सकता, मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या, तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता।